चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग लास्ट 2 पेपर का डिस्कशन कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट एक साथ कर लें, ठीक है। और इस पेपर का डिस्कशन करने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है अभी, कि हम लोग का कॉन्फिडेंस किसी तरह वापस आ जाए। और जो है तो बढ़िया बात है, और नहीं है तो कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब जाके सिर्फ अल्टीमेटली वार्ड में उतरना है, ये दिमाग में होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पता नहीं क्या आएगा, है ना। हमने सिलेबस पढ़ा हुआ है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन नॉलेज हमारे पास है। अब क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि अनजाना सा क्वेश्चन एक आया, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू डबल द फार्मर्स इनकम। सरकार के क्या प्रयास हैं किसानों की आय दुगनी करने के। और व्हाई द रिसेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्ट्स बीइंग अपोज्ड इन इंडिया। और जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म अभी सुधार जो हुए हैं वो सरकार ने जो किए हैं वो क्यों किसानों के द्वारा ठुकराया गया, क्यों अपोज किया गया, ये है सवाल। और ये सवाल कंटेम्प्रेरी है, सवाल चल रहा है। 2016, 17, 18, 14 ऑनवर्ड से हम लोग सीरियस हो गए थे कि फार्मर्स की इनकम को डबल करनी है। और यहाँ पर हाल ही में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था और उसको ठुकराया गया, किसानों ने मना किया और सरकार को वो कानून तीनों वापस लेने पड़े। तो पीछे कंटेक्स्ट है, उसी कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे सिलेबस में तो कहीं बहुत ज़्यादा एलेबरेट करके एग्रीकल्चर को इस तरह से लिखा हुआ नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा इन बिटवीन द लाइन्स ही जाके। ऊपर ऊपर जो सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है वो एक बार ऑलरेडी पूछ चुका 6 JPSC में, तो ऑब्वियस है कुछ इन बिटवीन द लाइन्स वो जाएगा, है ना। क्वेश्चंस इसी तरह बनते हैं, कंटेम्प्रेरी उसमें टच होता ही होता है। अब यहाँ सबसे पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन मिला हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स, व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स, पहला कीवर्ड ये है, टू डबल द फार्मर्स इनकम, व्हाई द रिसेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बीइंग अपोज्ड इन इंडिया। और यहाँ पर डिस्कस, चर्चा करनी है, हमें बतलाना है क्या सरकार के प्रयास हैं और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्यों अपोज किए जा रहे हैं, और इसकी चर्चा, डिस्कस। डिस्कस का मतलब क्या? डिस्कस का मतलब चर्चा कैसे करते हैं। अगर मोहल्ले में कोई लड़की भाग जाती है, उसकी चर्चा होती है या नहीं चर्चा होती है? क्या चर्चा में करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं या नहीं करते हैं? इन्वेस्टिगेशन होता है या नहीं होता है? अरे किसके साथ भाग गई, है ना, क्यों भाग गई? अगर माँ बाप ध्यान दिया होता तो नहीं भागते। यही काम करना है यहाँ भी। डिस्कस का मतलब टू इन्वेस्टिगेट, आखिर क्या कारण रहे कि अपोज किया गया, क्या होता तो अपोज नहीं होता। सरकार के साइड से, जैसे लास्ट में जब मोदी ने कहा कि हम फार्मर को कन्विंस नहीं कर पाए, आखिर कुछ पहल होता, हो सकता है कन्विंस हो जाता। इसका मतलब डिस्कस का मतलब एवरीथिंग यू नीड टू डिस्कस, व्हाई, व्हाट, हाउ, एवरीथिंग। अब आप लोग सही से ईमानदारी से बोलो, आपने इस तरह से डिस्कस किया? कोई तो एग्रीकल्चर तीनों कानून लिख दिया लंबा लंबा, पूरा एग्रीकल्चर एक्ट गिवन बिलो, और उसमें जितना अनाप शनाप टेक्निकल चीज़ें थी, जितना भी था रटा था, सब भर दिया। किसी ने आपसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि राइट डाउन द 3 एग्रीकल्चर एक्ट्स व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड। किसी ने कहा है कि तीनों एग्रीकल्चर कानून लिखो, बताओ, तीनों का डिटेल मांगा गया? नहीं। अगर देना भी हम थोड़ा सा नाम से, अभी आपको मैंने मॉडल आंसर शेयर किया, आपने देखा होगा कि हमने एग्रीकल्चर एक्ट लिखा, सरकार क्या सोचती है वो लिखा, और फार्मर्स क्यों अपोज कर रहे हैं बोल। इन्वेस्टिगेशन हुआ, हर मुद्दे पर इन्वेस्टिगेशन हुआ। एक गवर्नमेंट ये सोच रही है तो फार्मर्स ये सोच रहा है, गवर्नमेंट ये एक्ट लाकर ये और सिर्फ एग्रीकल्चर एक्ट का कानून का नाम लिखा है मैंने, उसको बोल्ड कर दिया है, गेटिंग और नॉट।
और उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर पहला पार्ट है गवर्नमेंट एफर्ट्स, सरकार के प्रयास। तो किसी ने सीधे लिख दिया है गवर्नमेंट एफर्ट्स आर गिवन बिलो 1 2 3 4 5 16 स्कीम लिख दिया नीचे में जाके। ये कहाँ से आया? क्वेश्चन है डिस्कस मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो ये कहाँ से, क्यों ज़रूरत पड़ गई आज गवर्नमेंट एफर्ट्स की? इसका मतलब कुछ कमियां हैं बैकग्राउंड में। तो इन बिटवीन द लाइंस आपको ढूंढना होगा कि इसका ओवरऑल डिमांड क्या है। व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स, इसका मतलब कुछ कमियां हैं तभी सरकार को प्रयास करना पड़ रहा है। तो बैकग्राउंड में लेके चलिए, उस वहाँ से इंट्रोडक्शन हम बनाएंगे। टू डबल द फार्मर्स इनकम, फार्मर्स की ही इनकम क्यों और किन लोगों की? तो आप देखेंगे कि जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में है वो तो ठीक है, वो तो जिंदा है, लेकिन जो फार्म एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है वो मर रहा है, वो सुसाइड कर रहा है। ट्रू है या नहीं? तो आप देखिएगा कि अपने देश में अचानक से 2012 ऑनवर्ड्स एक ऐसा दौर आया जब किसान आत्महत्या करने लगे। सरकारी आंकड़े के हिसाब से 12-15 हज़ार फार्मर सुसाइड है, लेकिन अनऑफिशियल जो डाटा है वो 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर है। इसका मतलब नॉन फार्म सेक्टर हमारा ठीक है, लेकिन फार्म सेक्टर में हमारा क्या है? प्रॉब्लम। और इस वजह से, और प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता? अगर उसकी इनकम होती तो वो सुसाइड नहीं करता, अगर वो ऋण लौटा देता जो उसने कर्ज लिया था तो वो सुसाइड नहीं करता, लेकिन चूंकि उसके पास इनकम नहीं है तो वो सुसाइड कर रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और उस प्रॉब्लम की वजह से ये एफर्ट्स आज की डेट में किए जाने। तो आप बतलाइए कि आज हमारे शुरुआत में इंट्रोडक्शन इसका होगा कि आज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का चैलेंज क्या है, हमारा एग्रीकल्चर का सिचुएशन क्या है। प्रोडक्टिविटी हमारी चैलेंज है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है, बढ़ता हुआ जनसंख्या है, और फूड इनसिक्योरिटी की समस्या है। हमारे पास मंडी प्रॉपर नहीं, जिसकी वजह से किसानों को उपज का सही दाम नहीं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं, हाई वैल्यू हम वैरायटीज़ उपजाते नहीं, और कर्ज का कोई सिस्टम नहीं है अपने एक एक लाइन में सब कुछ। और इन सभी कारणों की वजह से, फाइनेंस प्रॉपर नहीं हो पाने की वजह से फार्मर्स महाजन साहूकार पर निर्भर है, और अल्टीमेटली उसकी इनकम हर फसल के बाद इतनी हो नहीं पाती वो कि वो कर्ज को चुका सके, और ही कॉट इनटू ए विशियस साइकिल ऑफ डेप्ट। वो कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है, और अल्टीमेटली वो हार्ड स्टेप, एक्सट्रीम स्टेप, सुसाइड्स वगैरह कर रहा है। और आंकड़ा दीजिए फिर फार्मर सुसाइड का, ऑलरेडी नोट्स में ये सब हमने अलग अलग पढ़ने में दिया है आपको। फार्मर सुसाइड का नहीं तो एक्यूरेट नहीं है तो लिखिए कि एक समय ऐसा था कि विदर्भा रीजन में almost 12 to 15,000 farmers has taken suicide. So government need to focus on farm sector as non-farm sector is overall good. गैर कृषि क्षेत्र क्या है? ओवरऑल सही है, वहाँ तो इस तरह की समस्या नहीं। That's why government has taken initiative to overcome the situations of farm sector. किसी भी तरह इनकी इनकम बढ़े, और इसीलिए बहुत सारे सुधार किए गए जो कि निम्नलिखित हैं। उसमें आप गिनाइए, जितने सारे आपको स्कीम्स गिनवाने हैं गिनवाइए। तो यहाँ पैराग्राफ प्लस पॉइंट दोनों मिक्स हुआ या नहीं हुआ? समटाइम्स यू पीपल आस्क कि किस में लिखें, पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट में लिखें। हमने पॉइंट से शुरुआत ही नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे सीधे एक लाइन लिखा और यहाँ से पॉइंट मारना शुरू। अब आप एक लाइन लिख के पॉइंट में मारना शुरू करेंगे तो दिक्कत तो आएगी। 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो बैकग्राउंड में अगर हम एग्रीकल्चर के चैलेंज को बता के, फार्मर्स के सिचुएशंस को बतलाकर, और तब हम लिखें कि गवर्नमेंट रियलाइज्ड टू फोकस ऑन डबलिंग फार्मर इनकम। आप देखिए जो आपको मॉडल आंसर शेयर किया है उसमें ये लिखा है, गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई, DFI कमिटी, डबलिंग फार्मर्स इनकम कमिटी। आपको दलवई समिति का नाम लिखा हुआ है नोट्स में, आपको नीति आयोग का 7 पॉइंट स्ट्रेटजी लिखा हुआ है नोट्स में। आप इसकी चर्चा करते हुए कह सकते हैं कि सरकार ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और इसके बाद बहुत सारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की हैं जो डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद आप
जितने एज मच पॉइंट्स एज मच यू कैन, क्योंकि आपका कंपटीटर हो सकता है 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 30 पॉइंट भी लिख के, तो एज मच पॉइंट, जितना आपको बढ़िया दमदार पॉइंट्स है 20 पॉइंट्स का कम से कम कलेक्शन कीजिए। तो आपने एफर्ट्स बतला दिया, सरकार का इंट्रोडक्शन हो गया, आपका एफर्ट्स बतला दिया। उसके बाद इन दोनों पार्ट को कनेक्ट कीजिए कि इसी क्रम में पैराग्राफ चेंज करते हुए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दीज रिफॉर्म्स, दीज एग्रीकल्चर, आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर नीड्स अ स्मॉल बेबी स्टेप्स रिफॉर्म रेगुलरली, एग्रीकल्चर नीड्स रेगुलर सॉर्ट्स ऑफ रिफॉर्म, कृषि को नित्य नए सुधारों की आवश्यकता है। और उसी क्रम में एग्रीकल्चर में ये 3 नए कृषि कानून, एक नया सुधार लेकर सरकार ने प्रस्तुत किया, और जिसमें ये है पहला कृषि कानून का नाम और उस पर सरकार क्या सोचती है, नोट्स में अभी शेयर किया गया है। उसके बाद फार्मर्स का एप्रीहेंशन क्या है, फार्मर्स का शंका क्या है, क्या सोचता है फार्मर्स के बारे में। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, फार्मर्स को किसी ने कह दिया कि भाई अब कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा, अडानी अंबानी आ जाएगा। गवर्नमेंट क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है, लार्ज स्केल पर फार्मिंग होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। स्टोरेज कैपेसिटी के लिए क्यों लीगलाइज किया, एस्मा क्यों खत्म किया, क्योंकि जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, आप ही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, आप लोग मिल के 4 लोग प्रोडक्शन करोगे, रखने की जगह नहीं होगी, आप पर एस्मा लगेगा कि नहीं नहीं तुम स्टोर नहीं कर सकते, तो तुम ल्यूक्रेटिव होगे प्रोडक्शन के लिए, जाओगे खेती में प्रोडक्शन करोगे तो तुरंत तुम्हें बेचने की जरूरत होगी। कैसे तुरंत हम बेचेंगे, हम पहले तो स्टोर करेंगे, दाम मिलेगा तो हम बेचेंगे। तो हर जो कानून है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों किया, सरकार ने इसलिए किया कि जैसे ही वो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे उसको स्टोर करने की ज़रूरत होगी, मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एस्मा भी हटा दिया, स्टोर भी करेंगे। लेकिन एप्रीहेंशन फार्मर्स का क्या है, फार्मर्स का एप्रीहेंशन क्या है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट आएंगे, जमा कर लेंगे, ब्लैक मार्केटिंग कर लेंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, और इधर तेल का दाम बढ़ ही रहा था 200 रुपये, हल्ला हो गया कि भाई यही होगा आगे चल के, और वो फार्मर्स समझ नहीं पाया। तो हर एग्रीकल्चर एक्ट में उसी तरह एमएसपी वाला मुद्दा है, मान लो एमएसपी कह रहा है एमएसपी खत्म कर देगा, एमएसपी इंश्योर करो, लिखित में गारंटी दो। अच्छा बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा ये समझ में नहीं आता कि कैसे ऐसे मांग सकता है लिखित में। तुम लोग सुने थे या नहीं सुने थे, हंसी आती थी या नहीं आती थी, लिखित में दो, लिखित में दो। सोचो, गवर्नमेंट है, प्रशासन है, काम कर रहा है, पॉलिसी मेकर्स है, और कुछ प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट को डिक्टेट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि लिखित में दो। ऐसा हो सकता है? अगर उस पर कंसेंसस बनाया जा सकता है कि क्या बातें। अब एमएसपी को लेकर अप्रीहेंशन बनाया जा रहा है क्या, कि एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा। तो एमएसपी तो बहुत पहले हम लोगों ने सोच लिया खत्म कर लिया जाएगा, WTO में सिग्नेचरीज हैं, हम लोग साइन किया हुआ है, कह रहे हैं कि हम लोगों को सब्सिडी की लिमिट कम करनी है, और ख़त्म क्यों ना किया जाए। क्यों कमज़ोर सरकार, खुल के सरकार तो नहीं कह सकती भाई आप लोग 22-24 फसल ही उपजाओगे तो फिर आपको कहाँ से उपज की कीमत मिलेगी। सरकार, आप 22-24 फसल उगाते हो, सरकार ने आपको वादा किया हुआ है कि इफ़ नो वन विल परचेज देन वी विल परचेज। सरकार को जो 29-30 मिलियन टन कलेक्ट करना है फूड सिक्योरिटी के लिए, सरकार को कलेक्ट करना पड़ जाता है कितना, 70 मिलियन टन, 69 मिलियन टन, दुगने से भी ज़्यादा। अब सरकार कहाँ रखेगा, चूहा खा जाता है, पानी में बरसात में भीग जाता है, अनाज खराब हो जाता है। आपको सरकार एमएसपी जो आपको रिझा रहा था कि देखो अगर धान प्रोड्यूस करोगे, ये दाल लगाओगे तो सरकार तुम्हें उपज का कीमत दे देगी अगर बाजार में नहीं बिकेगा। अगर हम बाजार में अपना सामान बेच लें तो हम सरकार के मंडी में जाएंगे क्यों। तो देखो आज जो लोग स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, आज जो लोग वेजिटेबल लगा रहे हैं, वो सरकार के पास जाते हैं स्ट्रॉबेरी बेचने के लिए। 600 रुपये 700 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी बिक रहा है। आज जो कड़कनाथ मुर्गा का व्यापार कर रहा है, जो हैचरी खोल लिया है, क्या वो सरकार के पास जाता है। आप देखिए 1.5 करोड़ 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है तो वो 4 लाख का अंडा रोज बेच रहा है, रोज पर डे। तो सरकार एक आईना दिखा रही है कि प्लीज डोंट लिमिट टू योर प्रोडक्शन कैपेसिटी ओनली टू दीज 24 क्रॉप्स। आप इन 24 क्रॉप्स तक ही सीमित होकर मत रहो, डाइवर्सिफिकेशन करो, स्ट्रॉबेरी लगाओ, एग्जॉटिक वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लगाओ, वेजिटेबल्स लगाओ, अपनी इनकम तब तुम डबल कर पाओगे। तो आप सीधे तरीके से समझ नहीं रहे। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो सरकार ने दिया, ड्रिप दिया, स्प्रिंकल दिया,
आप लोगों को इनोवेशन लैब टू लैंड पहुंचा रहा है, आपके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर आया, लेकिन फिर भी आप 24 क्रॉप तक लिमिटेड है। तो सरकार अब धीरे धीरे नया छोटा सुधार लेकर लाई कि अल्टरनेट मंडी जनरेट कर रही है कि आप यहाँ भी बेच सकते हैं, वहाँ भी बेच सकते हैं। तो कह रहा है किसान क्या, नहीं नहीं, हम अपने घर के समीप वाले ही मंडी में जाएंगे बेचने के लिए। तो जबरदस्ती है। और आपको सभी को पता है एमएसपी से लार्ज फार्मर्स बेनिफिट हो रहा है, कुछ स्टेट्स के लोगों को बेनिफिट है, कुछ स्टेट्स के किसानों को बेनिफिट है। बिहार झारखंड में उतना एमएसपी ज़्यादा कामगार भी नहीं है। तो हमारे लिए अगर अपॉर्चुनिटीज सरकार डेवलप कर रही है तो हम किसानों को समझना होगा। तो ओवरऑल सरकार समझा पाने में ये चीज़ें कामयाब नहीं रही। लास्ट में देखो कंक्लूजन इसी तरह से किया गया है, दीज रिफॉर्म्स अल्टीमेटली फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। लेकिन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड कि परहैप्स कुछ कमी रह गई, कुछ कंसेंसस बन सकता था, कुछ कमी होती तो कुछ हम सुधार करते, ये सब लिखना है, कुछ सुधार करते, और नहीं आगे सुधार करने की गुंजाइश है। अभी सरकार ने फिलहाल वापस ले लिया है, लेकिन ऐसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत होगी और हम आगे ऐसा सुधार करेंगे तभी कृषि में, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी होगी, उत्पादकता होगी, लॉन्ग टर्म में किसानों की इनकम दुगनी तिगुनी बढ़ते रहेगी और किसान सुरक्षित रहेगा, किसान आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं होगा। ये आपका कंक्लूजन हो गया। गेटिंग और नॉट? तो हमने इसका तो मॉडल आंसर भी दे दिया है। इसका मतलब कि ऐसे नए क्वेश्चन, सिलेबस से हट के क्वेश्चन जैसे ही आए तो कीवर्ड पहले पहचानिए कि हमसे ये मांग क्या कर रहा है। तो गवर्नमेंट एफर्ट्स दिखाए यहाँ, उसको हमने एक्सप्लेन किया या नहीं, लिखने के बाद देखते हैं या नहीं कि हमने इसको एक्सप्लेन किया या नहीं। तो अब तो समय नहीं है आपको इंट्रोस्पेक्शन करने का, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग पूरा ओवरऑल हो चुका है। अब आपको फाइनली वहाँ परफॉर्म करना है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 2 मिनट का फ्रेमिंग पे ध्यान दीजिए कि हमको इसमें क्या क्या लिखना है। और फ्रेमिंग जब हो जाती है तो ये सोचिए कि क्वेश्चन का डिमांड हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। हमने गवर्नमेंट एफर्ट्स को लिखा है, अब बैकग्राउंड तो जरूर निकालना है। ये क्वेश्चन ये पूछ क्यों रहा है? जो बैकग्राउंड निकाल लेगा वो इंट्रोडक्शन दे लेगा, जिसके पास अंदर से सजेशंस आएगा वो कंक्लूजन दे देगा। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन होगा ना। कोई चीज पूछ रहा है तो उसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे कि आखिर ये सवाल क्यों है, आज इसका रिलेवेंस क्यों है, आज डबलिंग फार्मर्स इनकम गवर्नमेंट क्यों कर रही है। तो इसका रिलेवेंस के ऊपर जैसे ही सोचेंगे तो कहेंगे अच्छा एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, किसान सुसाइड कर रहा है। तो यही सब बात आप लिखेंगे। पहले तो प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब हमें प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है। क्लाइमेट चेंज है, हम लोग 49% हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून डिपेंडेंट है, वर्षा सिंचाई नहीं है। अगर ऐसा हाल रहा, किसान ऐसे मरते रहे, तो सरकार को तो ऑब्वियस है कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे, और इसलिए सरकार ये सारे उपाय लेकर आई है। उन उपाय को गिनवाना है और उसी से लिंक कर देना है दूसरे पार्ट के क्वेश्चन को, कि उसी क्रम में, उसी फार्मर्स इनकम डबलिंग के क्रम में ये किया गया कृषि सुधार। कोई भी क्वेश्चन 40 नंबर में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग कहानी आपको दोनों में लिखनी है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सब पार्ट है तो दोनों में जरूर कोई ना कोई लिंक होगा। आपका लिंक बनना चाहिए, फ्लो होना चाहिए क्वेश्चन का एक दूसरे पार्ट के साथ। हैज़ार्डली नहीं लिख देना, पॉइंट्स आर गिवन बिलो 1 2 3 4। अरे ये क्या है, तो बच्चा लोग लिखता है। केमिस्ट्री फिजिक्स हम लोग पढ़ते थे 11th 12th में, तो जो क्वेश्चन पूछता था वही हेडिंग देते थे और गिवन बिलो, और 1 2 3 4 5 करके पॉइंट दे देते थे। तो वैसे में तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड को इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद फिर कंक्लूजन में कुछ सजेशन की। अब सजेशन इसमें आपने क्या दिया, यही ना कि सरकार को ये कदम आगे जाकर करने ही होंगे। अभी कंसेंसस नहीं बन पाया, लेकिन करना होगा। देन ओनली वी कैन एंश्योर द सेफ लाइवलीहुड टू अवर फार्मर्स। हम अपने किसानों को सुरक्षित जीविकोपार्जन की गारंटी तभी दे पाएंगे। इस तरह से हमारा कंक्लूजन होगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन? तो चलिए, अगर यहाँ पर 2 क्वेश्चन है आपको, पहला है ये वाला, दूसरा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्या क्या कारण है? अभी बढ़ रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चे जो हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दूसरा है द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज ए चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फिर भी जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसमें आपको प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी के हिसाब से ही लिखना है। सबसे बड़ा मिस्टेक, पहले तो ये दोनों क्वेश्चन अगर मेरे सामने आता तो मैं इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करता, क्योंकि
जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बनते हैं तब भी आपके सामने यही चैलेंज है। आप जाकर पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सरकार का सीधे हेल्पफुल, आपकी कोई नीति आपको वहाँ पर जाकर सजेशन देने का नौबत नहीं आएगा। मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, मैं इसको ज़्यादा बढ़िया से लिख पाऊँगा। इसको अगर जो कोई अच्छे से लिखेगा उसमें उसको ज़्यादा नंबर आएगा। क्वेश्चन सिलेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर की प्लेन थ्योरी उठा के लोगों ने भर दी है, चाहे वो LM भोले का किताब से लिखा हो या पब्लिक फाइनेंस, जो भी आप लोगों के पास रद्दी मटेरियल है उस रद्दी मटेरियल से आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और लिख दिया क्या क्या कारण है सरकारी व्यय के बढ़ने के। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार खर्च कर रही है, रोड बना रही है, बहुत सारे पॉइंट्स आपने लिख दिए। उसके बाद मैनेजमेंट वाला, अब नहीं अगर बुक में पढ़ा है, नोट्स नहीं है, तो इसमें भी अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं। किसी ने थोड़ा सा जो थोड़ा बढ़िया कर पाया वो इसमें फिस्कल डेफिसिट वगैरह का बात किया, लेकिन इसको कैसे लिखना था आप लोग थोड़ा सा समझिए इसको। अगर ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसको कैसे करते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यहाँ पर की पॉइंट आया आपका ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब अभी का जो कंटेक्स्ट है उसमें सरकारी व्यय में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, और हमसे ये काउजेस पूछ रहा है कि क्या कारण है, ये आपको बतलाने हैं। द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज ए चैलेंज, द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज ए चैलेंज। इसका मतलब नेक्स्ट आया हमारे पास कि सरकारी व्यय का प्रबंधन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ बजट मेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। और आपको कह भी कहा क्या रहा है, पोस्ट लिबरलाइजेशन। इतने सारे कीवर्ड्स हैं इसमें। क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड का मतलब क्या समझते हैं? क्लैरिफाइड हिंदी में कहते हैं स्पष्ट करें। क्लैरिफाइड क्या सोच रहे हैं, क्या क्लैरिफाई करना है आपको? आप कोई गलती करते हैं तो आपको बोला जाता है स्पष्टीकरण दो, क्लैरिफिकेशन दो। इसका मतलब यहां कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कुछ गलती की है तब तो ये बढ़ रहा है। आप उस गलती को बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताएंगे या नहीं बताएंगे? आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलो कि जिन लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्या इस तरह से आप लोगों ने सोचा? ये इतना छोटा वर्ड है, डिस्कस, क्लैरिफाई, इसको हम लोग कभी भी नहीं सोचते हैं आखिर ये है क्यों। क्लैरिफाइड, कब आपसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं? जब आप गलती करते हैं तभी आपसे क्लैरिफिकेशन। इसका मतलब ये जो कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यहां दिया हुआ है, इसका मतलब सरकारी व्यय जो हमारा बढ़ रहा है, ये कुछ ना कुछ इसमें गलती भी है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। लोगों ने दिया रीजन, हम रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं। कोई समझदार लड़का, थोड़ा सा समझदार जो अभी कंटेम्प्रेरी, वो उसने कोरोना का भी नाम लिखा कि कोरोना हो गया तो उसमें एक्सपेंडिचर बढ़ गया। बहुत बढ़िया बात। लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, जो राजाओं के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं, जो सरकार कुछ ऐसे खर्चे कर देती है जो उसको करने नहीं चाहिए। और अगर खर्चा करेंगे और आमदनी अठन्नी होगी, खर्चा रुपया होगा, तो ऑब्वियस है कि फिस्कल डेफिसिट होगा। इसका मतलब ये ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, ये अल्टीमेटली आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगा। बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? अब मैनेजमेंट पे अगर हम करते हैं, सोचते हैं मैनेजमेंट कैसे मैनेज करें। आज की डेट में आप प्रायोरिटी अपनी बतलाएंगे या नहीं बतलाएंगे? किसी चीज का प्रबंधन करना है, खर्चा करना है। मेरे पास आज आप घर का बजट चलाते हैं, है ना? आप घर का बजट, आपके पास महीने का 5,000 आता है, कितना दूध पे खर्चा करना है, कितना सब्जी पे खर्चा करना है, आपका ये बजट ओवरऑल निकलता है या नहीं निकलता है? निकालते हैं ना? बजट इसी तरह से बनाते हैं, या जितना मन माना उतना एक चीज में खर्च कर देते हैं। अगर किसी से आप उधार भी लिए हैं, 10,000 उधार लिए, तो उसको 1,000 चुकाएंगे, कहेंगे 9,000 धीरे धीरे दे देंगे। उधार को चुकाने में भी आप क्या करते हैं? बजट बनाते हैं, मितव्ययता करते हैं कि अगर इसी को सारा सैलरी दे देंगे तो मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसी तरह गवर्नमेंट के पास भी क्या है, खर्चे करने के लिए तो यार मुंह फाड़े सुरसा खड़ी, जहां मर्जी देखो वहीं खर्चा करना है। खर्चा का कोई लिमिट है?
कहाँ कहाँ शिक्षा पे करना है, स्वास्थ्य पे करना है, एग्रीकल्चर पे करना है, इंडस्ट्री पे करना है, सिंचाई में करना है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग पे करना है, पोर्ट डेवलप करना है, रेलवे डेवलप करना है, कंटेनर डेवलप करना है, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम करना है। थोड़ा मोड़ा खर्चा का है, रिग्रेटेबल नेसेसिटीज है, सेना में खर्च करना है, सुरक्षा के लिए खर्च करना है, डे टू डे लाइफ एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करना है, जिसको रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर के नेचर से हमें यहां शुरुआत करनी चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर के प्रकृति के ऊपर। क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च कर रहे हैं, अगर आप रोड बनाने के लिए कर रहे हैं, पोर्ट बनाने के लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली दैट विल गिव यू बेनिफिट। देगा या नहीं देगा? वो पैसा लौट के फिर आपके पास आएगा, मनी मल्टीप्लिकेशन होगा, कोई अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं। लेकिन अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, राजस्व व्यय करते हैं, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से आपको जुटाना होगा, उसके लिए आपको उधार लेना होगा, नहीं तो अपने इंटरनल सोर्सेस से उसको चुकाना होगा। जैसे हेमंत सोरेन BMW खरीद रहा है, कहां से खरीद के ले रहा है? या तो अपने आंतरिक संसाधनों से खरीदेगा और नहीं तो किसी से उधार लेके खरीदे। आंतरिक संसाधनों से खरीदेगा, इसका मतलब उसने प्रबंधन सही से किया। प्रबंधन ज्यादा अभी शिक्षा पे खर्च करना था, स्वास्थ्य पे करना था, या BMW पे करना था? इसका मतलब मैनेजमेंट इज ए चैलेंज। आपको मैनेजमेंट करने नहीं आया अपने घर का, आप चले गए सिनेमा देखने, बाहर में पार्टी कर ली, और इधर दूध खरीदने के लिए, बच्चे के दूध खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। वही वाला हाल किया या नहीं किया गवर्नमेंट? इसका मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को भी इसी तरह से हमें एक्सप्लेन करना था। शुरुआत अब कैसे करेंगे? ओवरऑल इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट इसमें यही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इसके कारण को हमें आइडेंटिफाई करना। आखिर कौन कौन सा कारण है? तो उसमें दो चीजें आपको लिखनी होगी, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। आप कहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह से बतलाना होगा, नहीं तो आप इकोनॉमिक्स थ्योरी लिख रहे हो और इसमें अनाप शनाप लिख कर आओगे तो नंबर मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा पहले वाले में तो बहुत स्कोप है अनाप शनाप लिखने का, फार्मर्स वाले में। लेकिन अगर इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर आप की कंसेप्ट्स को यूज नहीं करते हो, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बतलाते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बतलाते हो, तो आपको नंबर कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब प्रकृति, पब्लिक एक्सपेंडिचर की प्रकृति, उसके डिफिनीशन को हम बतलाएंगे। क्या है सार्वजनिक व्यय? सार्वजनिक व्यय दो तरह के होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप यहाँ क्लैरिफाई कीजिए कि किस तरह के खर्चे आप बढ़ा रही है। आगे कहा है ना कॉजेस ऑफ ग्रोथ। अगर हम राजस्व व्यय बढ़ाते हैं तो हमें समस्या, आंतरिक संसाधनों से इसको या तो जुटाएंगे, नहीं तो इसको उधार लेके पूरा करेंगे। पूंजीगत व्यय अगर हम करते हैं तो ये अल्टीमेटली इट विल ब्राउट बैक टू इकोनॉमी, इससे हमें फायदा ही होगा। ये उधार लेकर भी किया जाना चाहिए। अगर ये फिस्कल डेफिसिट होता है तो दैट विल मैनेज, ठीक है, इस तरह का है। उसके बाद अब आप देखिए कि आप खर्चा, कॉजेज ऑफ ग्रोथ, तो लिखिए गवर्नमेंट ने हाल में ही जो खर्चे किए हैं। आपके पास कोई बजट का आंकड़ा होगा तभी इस आंसर को लिख पाओगे ना, विदाउट डाटा लिख पाओगे तो नंबर मिलेगा इसमें। दिस क्वेश्चन डिमांड्स डाटा। अगर आपके पास है तो हम ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर इसी वजह से इस क्वेश्चन को छोड़ना था। विदाउट डाटा ये 12-14 नंबर देंगे, मेरे जैसा आदमी तो 12-14 नंबर देगा 40 में। अब जिसने भी बजट, गवर्नमेंट झारखंड सरकार का बजट देखा, आप देखो कि उसने शिक्षा पर कितना खर्च किया, स्वास्थ्य पे कितना खर्च किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च किया, कोरोना में कितना खर्च किया। उसके बाद जो चैलेंजेज हैं उसको हम फिर अगले पार्ट में शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर है द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज ए चैलेंज। जब आप इन डाटा को देखेंगे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपका राजस्व व्यय ज़्यादा है। एक दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू सरप्लस जनरेट हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस जनरेट होने का मतलब कि उसने अपने खर्चे कम कर लिए, उसने अपने आंतरिक संसाधनों से पैसे जुटाए और रेवेन्यू सरप्लस। बाकी सारे बजट घाटे में प्रस्तुत होते हैं और सरकार का राजस्व घाटा होता है, चूंकि सरकार डे टू डे लाइफ में ज़्यादा खर्चे कर देती है। अगर आप नहीं भी जानते, एग्जैक्ट डाटा भी नहीं है, फिर भी आप इसको एक लेके बढ़ सकते हैं कि इसका मतलब है कि हमारे सरकार को राजस्व व्यय कम से कम करना चाहिए और पूंजीगत व्यय बढ़ाने चाहिए। तो अभी का जो नीड है, आपने फिलहाल पीछे के कंटेक्स्ट में ले जाओ, कोरोना में
कोरोना में देखना हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट को अभी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करना चाहिए वो कहाँ करना चाहिए? स्वास्थ्य में करना चाहिए, शिक्षा में करना चाहिए। आप ओवरऑल परसेंटेज देखेंगे 2.3% ऑफ जीडीपी शिक्षा में खर्च है या इस तरह का डाटा है। आप कहेंगे इसको कम से कम 6% तक ले जाना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, 6-8% खर्च करना चाहिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में। इस तरह से आप बताइए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए। हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए, झारखंड के सामने क्या प्रायोरिटी है। और ओवरऑल किसी भी क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो अगर आप सेक्टोरल अगर उसको टैकल करते हैं तो आज की डेट में हमें ड्रिप स्प्रिंकल में सब्सिडी देनी चाहिए, तो जितना सब्सिडी देने का काम इस तरह का है करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ कंज्यूमर गुड्स पे सब्सिडी देते हैं, कंज्यूमेबल थिंग्स पे देते हैं जिसका कोई रिटर्न नहीं है, तो अल्टीमेटली वो आपको अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाएगा। अगर आप सिंचाई में सब्सिडी दे रहे हैं इट्स गुड, ठीक है। अगर आप कंजम्पशन पे सब्सिडी दे रहे हैं तो वो बैड। उपभोग पे सब्सिडी कम से कम करनी चाहिए। अभी आपने कोरोना में देखा कि हमारी सब्सिडी इतनी बढ़ गई, 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई। 4.5 लाख करोड़ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी पहुंच गई, 4.5 लाख करोड़ पूरे कोरोना काल में। और जो हुआ करता था 80-75 ऐसे, फिर अनुमान लगाया कि 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा और ये बढ़ के हो गया 4.5 लाख करोड़। इतना ज़्यादा आपको अनाज फ्रीबीज बांटा गया। अब बताओ ये सस्टेनेबल है? इस तरह की सब्सिडी सस्टेनेबल है? हमें अल्टीमेटली अपने प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करने होंगे। प्रायोरिटीज़ है हमारा एग्रीकल्चर, प्रायोरिटीज़ है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रायोरिटीज़ है हमारा रोड रेल नेटवर्क, प्रायोरिटीज़ है हमारा कम्युनिकेशन। ये नहीं कि हम कंजम्पशन गुड्स पे सब्सिडी दें, कंज्यूमर थिंग्स पे सब्सिडी दें और प्रोडक्शन सब्सिडी रोक दें। इसलिए मैनेजमेंट में ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लैरिफाइड, इसमें का मतलब जो आपने गलती की, राजस्व व्यय अगर बढ़ गया, डाटा होना चाहिए। राजस्व व्यय अगर बढ़ गया तो आपने जो गलती किया वो बता भी दिया कि हमारा राजस्व व्यय ज़्यादा है, राजस्व व्यय कम से कम करना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, इसको इस तरह से टैकल करना था। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ फॉरेन कैपिटल? तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ फॉरेन कैपिटल? फॉरेन कैपिटल सोर्सेस, स्रोत। उसके बाद व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इम्पैक्ट्स। और इम्पैक्ट किसका? तो एफडीआई का, टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। यहां पर पहला पार्ट में पूछ रहा है कि विदेशी पूंजी का स्रोत क्या है, फॉरेन कैपिटल का स्रोत क्या है। और दूसरे में पूछ रहा है कि उसमें से एक स्रोत का वो चर्चा किया, एफडीआई। और इसलिए चर्चा किया कि क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछे ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एफडीआई? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका रीजन है आप लोगों के पास? वाई एफडीआई इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? क्या? वाई एफडीआई इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? बिना, हाँ ये लड़की सही बोली, बोलो। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग एसेट्स है ये आप पे कर्ज नहीं बनाता है। एफडीआई जो आता है तो ये क्या है? ये आपका जो जब भी आप फॉरेन कैपिटल आप जब लाने जाते हो तो इसमें इसीलिए तो इसमें दिखाना है आपको फॉरेन कैपिटल क्या होता है, डेप्ट क्रिएटिंग एसेट्स, और एक क्या होता है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग एसेट्स। इसने किसी ने नहीं बतलाया। आपको ये सोचना चाहिए कि जब सोर्सेस पूछा, इसका मतलब सोर्सेस में हमारे पास जो सोर्सेस होते हैं वो डेप्ट क्रिएटिंग होते हैं, नॉन डेप्ट क्रिएट। फॉरेन कैपिटल का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतलाना था ना। फॉरेन कैपिटल एक से उधार लेते हो 28% उधार देता है, एक फ्री में उधार दे रही है, तो दोनों को तो बतलाओगे, दोनों के तो अंतर को स्पष्ट करोगे कि मेरे पास फॉरेन कैपिटल के सोर्सेस क्या क्या हैं। तो डेप्ट क्रिएटिंग, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, दोनों को अंतर। तो पहले विदेशी पूंजी को परिभाषित करना था कि विदेशी पूंजी क्या है, इसकी हमें जरूरत क्यों है, बताइए। ये बताना था या नहीं बताता था? फॉरेन कैपिटल
है क्या और इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। इंडिया के पास अगर हमेशा से शुरू से हम लोगों ने सुना, जब से आप लोग पढ़ रहे होंगे इंडियन इकोनॉमी 11th की एनसीईआरटी भी पढ़ रहे होंगे, सुने होंगे, इंडिया इज ए लो सेविंग इकोनॉमी, निम्न बचत वाली अर्थव्यवस्था। अरे अपना अगर पैसा होता तब तो हम भी अभी थोड़े ही ना कोचिंग खोल के आप लोगों को पढ़ा रहे होते। अपना अगर पैसा होता तो तेल का कुआं खोद रहे होते उधर अनिल अंबानी के जैसा, 2 4 5 तेल का कुआं अपना भी होता। पैसा होता तो और ज़्यादा बिजनेस करते, हैचरी खोल देते 1.5 करोड़ का, 10 हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोल देते, इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर मेरे पास पैसा होता तो। सबसे ज़्यादा इनकम है अभी अंडा बेचने में, वो गलत नहीं कहा है हेमंत सोरेन, तुम लोगों को जो मुर्गी पालने बोला है वो गलत नहीं बोला है, बहुत इनकम है। लेकिन हमारे पास कहाँ है पूंजी, कहाँ है? वो बोला है बहुत सही बात, लेकिन पूंजी कहाँ है? अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, आप स्ट्रॉबेरी लगाने जाओगे, दिस रिक्वायर इन्वेस्टमेंट और नॉट इन्वेस्टमेंट। उसी तरह देश में आज फैक्ट्री लगाना है तो विश्वकर्मा भगवान तो है नहीं मोदी कि जादू की छड़ी घुमाएगा और फैक्ट्री बन जाएगा। अल्टीमेटली यू नीड कैपिटल, चाहिए या नहीं चाहिए पूंजी? तो अब विदेशी पूंजी हमारे लिए जरूरत क्यों है? क्योंकि हम निम्न बचत वाली अर्थव्यवस्था हैं, वी आर लो सेविंग इकोनॉमी, वी डोंट हैव इंटरनल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ईच एंड एवरीथिंग। हमारे पास इतना नहीं है कैपेसिटी कि हम हर चीज पूरा कर सके। दैट्स वाई वी नीड फॉरेन कैपिटल, हमें विदेशी पूंजी की जरूरत है। एंड फॉरेन कैपिटल आर ऑफ 2 टाइप्स, डेप्ट क्रिएटिंग एंड नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। एक कर्ज लाता है, एक बिना कर्ज के आता है। और एफडीआई का जो पूछने का रीजन है वो ये है क्योंकि ये नॉन डेप्ट है और इसकी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। एफडीआई आता है तो एफडीआई केम अलोंग विथ ब्राइड आल्सो, ये अपनी दुल्हन को भी लेके आता है। और इसकी दुल्हन कौन है? टेक्नोलॉजी। तो ये तो आता ही है, ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग है, और प्लस जब ये आता है तो ये अपनी दुल्हन को, टेक्नोलॉजी को लेके आता है, मतलब आपके देश में आपको कुछ एक्स्ट्रा दे के जाता है। अब क्वेश्चन को आप समझे, आपके इसमें क्या क्या लिखना था, क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड करने थे, समझे? फॉरेन कैपिटल के टाइप्स, उसका क्लैरिफिकेशन कि नॉन डेप्ट है, डेप्ट है। अब कुछ डाटा, हमारे पास किस तरह का फॉरेन कैपिटल आ रहा है। आपने देखा होगा इधर 634 बिलियन हमारे पास एफडीआई आ गया, इट्स गुड। ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग एसेट्स हमारे पास आ रहा है, ये देश के लिए अच्छा है। हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हमारे पास प्राइवेट ट्रांसफर्स होते हैं। आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा तो आप लोगों को वहाँ कंपोनेंट से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास क्या क्या फॉरेन कैपिटल्स। ट्रांसफ़र भी आते हैं, कुछ देश डोनेशंस देता है हम लोगों को, कुछ वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन आता है, कम दरों पर आता है ना। तो जहाँ कम दर पे आ रहा है वहाँ अच्छा है, जहाँ एफडीआई आ रहा है बढ़िया है। लेकिन जो हम लोग कर्ज लेते हैं वो हमें महंगा पड़ता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, और जो बड़े ज़्यादा दरों पे कर्ज लेते हैं वो हमें महंगा पड़ता है। तो उससे आपको फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, राजकोषीय घाटा आपका बढ़ सकता है। इसलिए फॉरेन कैपिटल फ्रॉम नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें वो विदेशी पूंजी चाहिए जो हमें कर्ज का भार ना बढ़ाए, ताकि हमारा राजकोषीय घाटा ना बढ़े। ये सब क्लैरिफाई करना था या नहीं? तो व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ फॉरेन कैपिटल? तो आप फॉरेन कैपिटल लिखेंगे, डेप्ट नॉन डेप्ट लिखेंगे। हमारे लिए ये फॉरेन कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोडक्शन में होगा। फिर डेप्ट नॉन डेप्ट लिखेंगे, उसके बाद इसमें बतलाएंगे आप कि आज की सिचुएशंस क्या है, आज हमारे पास क्या है, और उसी से आपका नेक्स्ट लिंक बन जाएगा। सोर्सेस में आप देंगे क्या? एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, प्राइवेट ट्रांसफर्स, बोरोइंग्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, बोरोइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, यही है ना सोर्सेस। और उसके बाद लिंक आपने दे दिया एक नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट एफडीआई, इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई वी रिसीव्ड $634 बिलियन राइट नाउ इन द कोरोना पीरियड इटसेल्फ। कोरोना पीरियड में इतना आया हमारे पास, डाटा आ गया। अब इम्पैक्ट, इसलिए इसका प्रभाव अब पूछेगा। तो द इम्पैक्ट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो एफडीआई का बात कीजिए। एक ज़माना था जब हमारे पास एफडीआई नहीं आता था, लुक्रेटिव हम लोगों की इकोनॉमी नहीं थी। आज की डेट में इतना एफडीआई है, लोग इतना एफडीआई लेकर आ रहे हैं। एफडीआई का डिफिनीशन हमने बदल दिया।
मायाराम कमेटी के अनुसार से आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा इस टाइप का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आता है तो रुक के रहता है, ये आता है तो टेक्नोलॉजी लेकर आता है, ये आता है तो देश में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेके आता है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है। तो रियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी टेक्स प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ फॉरेन कैपिटल। रियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हैपन होता है एफडीआई के आने से, क्योंकि ये एसेट क्रिएशन का काम करता है आपके देश में। गेटिंग और नॉट? इस तरह से आपने इसको जस्टिफाई किया। और थोड़ा और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर 40 नंबर का क्वेश्चन है, कंटेंट कम पड़ रहा, 3 साढ़े 3 पन्ने का हो रहा, कोई बात नहीं, हम अनाप शनाप नहीं लिख। बिलीव मी, आप अगर 5 पन्ना नहीं लिखेंगे, कंटेंट दमदार होगा तो 3 साढ़े 3 पन्ना में भी आपको नंबर आएगा। लेकिन अननेसेसरी इधर उधर की बात करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इंप्रेसिव नहीं होगा, आपका नंबर कम मिलेगा। ठीक है, आप अपने आप को जस्टिफाई कीजिए कि देखो इतना मैं जानता हूं, इतना जस्ट है, मैं इतना लिख के आ रहा हूं। 5 पन्ना पूरा करने के ये वर्ड लिमिट, कुछ जो लोग पूछ रहे हैं, फोन करते हैं बार बार, कितना वर्ड लिमिट है, कितना वर्ड। 40 नंबर का क्वेश्चन है, 450 to 500 वर्ड्स इज एनफ। लेकिन क्या करोगे, कहाँ है कंटेंट? साइंस टेक में कंटेंट है, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे, अब एफडीआई में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। 2.25 पन्ने का अभी जो मैंने बात बोला, ये 2.5 पेजेज में आपका ये पूरा हो जाएगा। लेकिन बनाकर लिखने वाले फिर इसको 4 पन्ना में लिखेंगे। इसीलिए मैंने आपको जो लास्ट टेस्ट पेपर था उसमें 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए, ताकि आप हर चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि अगर जेपीएससी अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व करता है तो हो सकता है 40 मार्क्स की जगह 20-20 का भी दे दे। लेकिन चूंकि उसने लिखा हुआ है, हर में क्लैरिफाई किया हुआ है, एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, तो हो सकता है ना भी दे। लेकिन हम दोनों सिचुएशंस को देखेंगे, ध्यान रखकर तैयारी करेंगे। और दूसरा कि अगर आपके पास कंटेंट है तो अनाप शनाप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जस्टिफाई कीजिए कि ये मुझे आता है, ये चीज़ यहाँ के लिए इतना ही है, तो मेरे पास जो है वो हम देखे अच्छे से आएंगे। पेज बढ़ाने के लिए रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स आर नॉट अलाउड। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान दीजिए। आपने इंट्रोडक्शन में भी वही लिखा, कंक्लूजन में भी उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। ऐसा मैंने बहुतों के कॉपी में देखा है। इंट्रोडक्शन जो दे रहा है वही सेम एज इट इज उतार दे रहा है, अतः लिख के, 10 लिख के, देयरफॉर लिख के। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जो इंट्रोडक्शन में लिखा, फिर बॉडी लिखा, फिर देयरफॉर कंक्लूडेड, हैंस प्रूव्ड, इस तरह का भाव था। बहुत सारे लोगों ने, रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होना चाहिए। आप एक ही चीज को बार बार मत दोहराइए। अब लिख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता सभ्यता सभ्यता। लग रहा है कौन सा सभ्यता के पीछे पड़ी है हाथ धो के। एक पैराग्राफ में 10 बार सभ्यता लिख दी। लिखा था ना, वो खराब हो जाता है माहौल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप इस तरह के वर्ड्स को भी मतलब समझ रहे हैं ना, डिस्कस का मतलब क्या, एग्जामिन का मतलब क्या, क्लैरिफाई, हर चीज का अपना महत्व, सब पर ध्यान देना है। अब है डिस्कस द मेजर चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस बिफोर इंडिया टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्लेन क्वेश्चन, दिखने में प्लेन है लेकिन इसके अंदर में भाव बहुत है। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस बिफोर इंडिया टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत के सामने सतत विकास के लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या उपाय। अच्छा, इसमें बताओ, कहीं मैंने लिखा, पूछा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखिए। काहे को 17 गोल याद करके बैठे हुए हो यार, समझ में नहीं आता। कौन आदम जमाने का घिसा पीटा नोट्स है जिसमें 17 गोल को लिख दिया है। अरविंद, तुम भी लिखे थे क्या? 17 गोल को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सतत विकास के लक्ष्य, कोई पूछा लक्ष्य? भारत के सामने सतत विकास की चुनौतियां और उसका उपाय। इसका मतलब हम सतत विकास के डिफिनीशन से शुरुआत कर सकते हैं। हम इसको बढ़ाना चाहें, हम इसके इंट्रोडक्शन में ही इसके इम्पोर्टेंस को जोड़ सकते हैं। क्या है सतत विकास का परिभाषा लिख रहे हैं, जैसे आमिर खान वाला परिभाषा लिख दिए, 3 इडियट वाला, तो कैसे काम चलेगा? अरे वो सिनेमा, तो सिनेमा के चक्कर में मत पड़ो। अब कहोगे कि सिनेमा में तो हंसाता है,
अब लिखनी तो वही है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक्यूरेट डिफिनीशन है वो तो कम से कम दीजिए, इतनी तो रिस्पेक्ट दीजिए जेपीएससी को। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इतना प्रैक्टिकल होके लिख रहा है, इतना प्रैक्टिकल होके कि जो हम यूज करेंगे वो आज जो हमने यूज किया वो हमारा बेटा भी यूज करेगा, और यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूसिव कंसेप्ट है, जितने सतत विकास के गोल हैं वो सभी मिलाकर आपका सतत विकास बना है। हम 2 लाइन के डेफिनेशन को देने के बाद उन सारे लक्ष्यों को कंप्रिहेंसिव रूप से बिना ये लिखे हुए कि सतत विकास के लिए क्या जरूरी है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य जरूरी है या नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे कंट्रोल करना, पर सब कुछ जो भी लक्ष्य हैं वो आप कंप्रिहेंसिवली लिख सकते हैं। इसका मतलब ये डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। why sustainable development is needed, required for us। तो ये इम्पोर्टेंस क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज की डेट में भारत के लिए चुनौतियां और सॉल्यूशन हम जान रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो जानेंगे कि भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो भाई एग्जाम्पल आपके सामने में है, दिल्ली बिकेम गैस चैम्बर, और अब आपका शहर धनबाद बनेगा गैस चैम्बर, रांची बनने वाला है गैस चैम्बर। आपके पास अगर सब कुछ हो, इफ यू एक्वायर एवरीथिंग इन योर लाइफ, धन दौलत बीवी बच्चे सब मिल गए आपको, और उसके बाद रोज रात को ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन कंधे पर सिलेंडर डाल के पार्क घूमने जा रहे हैं, तो ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है। इफ यू एक्वायर्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ, अल्टीमेटली यू नीड्स क्लीन एयर टू ब्रेथ। आपको जरूरत होगी या नहीं होगी, तो ये हमें समझाना होगा कि दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम क्या कह रहे हैं कि आज चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, इस पे है हमारा फोकस। तो हमने शुरुआत कर दिया, इंट्रोडक्शन बना दिया, अब लिंक कैसे जोड़ेंगे। तो जो ऊपर लिखा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो उसमें देखो कि भारत ने क्या क्या किया, हम लोगों ने किस चीज में किया। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्रेट स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोलर ऊर्जा के लिए जो हमने अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन बनाया, ये बहुत बड़ा कदम है या नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज से 5 साल 7 साल के बाद हम लोग सबसे बड़े एक्सपोर्टर होंगे सोलर पैनल के, सबसे बड़े एक्सपोर्टर। एक बड़ा कदम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद इंडिया इवन कमिटेड, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, फिर भी इंडिया कमिटेड टू रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशंस बाय जीरो, रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशंस टू 0% बाय 2070। और ये कमिटमेंट हम बार बार दोहरा रहे हैं, जबकि बहुत ज्यादा जो डेवलप्ड नेशन है वो अपने कमिटमेंट पे पक्के नहीं। इसका मतलब इंडिया हैज डन समथिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काम भी कुछ किया है, लेकिन व्हाट मोर नीड्स टू बी डन। इसका मतलब दीज आर द चैलेंजेस, गेटिंग और नॉट, हम लोग लिंक कर रहे हैं। इसका मतलब इंडिया ने क्या किया है, 2 पॉइंट अगर हम लिखते हैं, तो अब हमने जो नहीं किया है वही तो हमारे लिए चैलेंज है। व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना है और क्या करें कि सतत विकास हो। अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो है सतत विकास में इंडिया के सामने वो है पोवर्टी, और किसी ने इस पॉइंट को सबसे लास्ट में लिखा है। बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, पोवर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कांट गो टुगेदर। अगर आपको सतत विकास चाहिए और आपके देश में गरीबी है, तो यू कांट अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यू कांट अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो यू नीड टू फोकस फर्स्ट ऑन पोवर्टी। आपको सबसे, अगर गरीब रहेगा, पेट नहीं भरा रहेगा और कहोगे इन्वायरमेंट पे ध्यान दे दो, तो ध्यान देगा? वो सबसे पहले अपना पेट भरने का कोशिश करेगा, उसका ध्यान इन्वायरमेंट पे कभी नहीं रहेगा। इसलिए फर्स्ट एलिमिनेट द हंगरनेस, दिस इज द लार्जर चैलेंज टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप कुछ आंकड़े दीजिए, सरकार के कुछ कोशिश बतलाइए, उसके बाद जितने भी आपके चैलेंजेस, जितने भी आपके लक्ष्य हैं सतत विकास के लिए, उन सब के 1-1, 2-2 आंकड़े को, ये चैलेंज है और इसका सॉल्यूशन हमने क्या पाया है। अगर हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 100 समथिंग, उसको रिड्यूस करके हमने 29 पे ले आया। पॉवर्टी
झारखंड में अगर 74% थी उसको घटा के हम 42% पे ले आए, 30% से पॉवर्टी रिड्यूस कर दिए, हमने ये किया। पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन जोन डेवलप कर सकते हैं। कहीं अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट, अगर कहीं ट्रीज फॉरेस्ट कट हो रहे हैं तो उस फॉरेस्ट कट के इक्विवेलेंट हमें अलग से ग्रीन जोन डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लास्ट में कंक्लूड करते करते कुछ नया इनोवेशंस जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वी प्रॉमिस्ड कि वी विल रिप्लेस दिस पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाय 2030 और 40। तो हम तो ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं, इस चैलेंज से निपटने के लिए भी आगे बड़े काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम से कम। तो ये चैलेंज है, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम करनी है, पर्यावरण को साफ करना है। गरीबी सबसे बड़ा चैलेंज है और गरीबी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, एक आध पैराग्राफ उसी के ऊपर डिवोट करना है। कुछ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, कुछ शिक्षा, कुछ स्वास्थ्य पे चर्चा करते हुए और रिसेंटली फिर ई व्हीकल पर आकर समाप्त कर देना है। गेटिंग और नॉट? कॉम्प्रिहेंसिव लिखना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर से उसका सॉल्यूशन अपने आप निकालना पड़ेगा। चलिए, कौन सा था? ये सब लिखेंगे अनाप शनाप। अगर इसमें आप बढ़िया लिख ले गए तो भी आपको नंबर मिलेगा। इसमें आपके पास डाटा होने चाहिए, इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब आप डेप्थ नॉन डेप्थ लिखेंगे नहीं और भाग आंसर लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो भी ओवरऑल क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आपको क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, देख लीजिएगा आप इसको अच्छे से डिस्कशन कर लीजिए दोस्तों के साथ। अब है, मैं तो एग्रीकल्चर को हर टेस्ट में इंक्लूड कर रहा हूं कि एग्रीकल्चर मुझे लगता है आपको 2 क्वेश्चन दे के जाएगा, चाहे वो दोनों में है, सी सेक्शन में भी है एग्रीकल्चर। वर्ल्ड बैंक वाला क्वेश्चन लास्ट बार पूछ दिया था, WTO वाला। तो यहाँ पर है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट अकाउंट फॉर द रोल दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कैन प्ले इन पॉवर्टी एलिविएशन। 2 पार्ट है, आपको पहले पार्ट में बतलाना है व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। ये क्वेश्चंस प्लेन है, एकदम प्लेन, इसमें कोई डिस्कशन नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं मांग रहा आपसे कंटेंट मांग रहा है कि आपके पास कंटेंट है या नहीं। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, एक ये। दूसरा, रोल दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कैन प्ले इन पॉवर्टी एलिवेशन। जब आप रोल ऑफ रूरल क्रेडिट का सोर्सेस लिखेंगे तो उसमें एक सोर्स तो ये भी लिखेंगे, इसका मतलब अंडरस्टूड है, तभी तो दूसरा पार्ट बना। वैसे सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में माइक्रो फाइनेंस भी है, इसका मतलब अब इसका हमको एक्सप्लेनेशन देना है अलग से। तो सबसे पहले रूरल क्रेडिट, डेफिनेशन ऑब्वियस कि रूरल क्रेडिट आज की डेट में रूरल क्रेडिट क्यों, इंपॉर्टेंस, यहाँ से इंट्रोडक्शन हम शुरू कर देंगे। वाई रूरल क्रेडिट, क्यों हमें रूरल क्रेडिट, ग्रामीण साख की हमें क्यों ज़रूरत है। अगर सबसे ज़्यादा अगर पॉवर्टी है कहीं तो वो कहाँ है, एग्रीकल्चर में है। और एग्रीकल्चर में जब तक कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप स्प्रिंकल सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सार्वजनिक निवेश है एग्रीकल्चर में नहीं है, तो आप तो कम से कम उसको उधार लेने के लायक कुछ तो दो विंडो। अगर आप निवेश नहीं कर रहे हो, इफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज़ डेफिसिट इन एग्रीकल्चर, अगर सरकारी खर्च नहीं है एग्रीकल्चर में, तो कम से कम उसको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तो दो कि वो अपने दम पर उधार लेके काम करे। Poverty lies in agriculture sector, public investment deficit in agriculture sector, और अगर रूरल क्रेडिट भी नहीं होगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे। गेटिंग और नॉट? रूरल क्रेडिट के इंपॉर्टेंस को इस तरह से इंट्रोडक्शन में लिखना है। ग्रामीण साख क्यों, ग्रामीण साख क्या, ग्रामीण साख इसलिए क्योंकि हमारा सरकारी निवेश भी एग्रीकल्चर में नहीं। अगर सरकार आपको घर तक सिंचाई की सुविधा दे देती तो आपको कर्ज लेकर ड्रिप स्प्रिंकल लगाने की क्या ज़रूरत है ना, आपको कर्ज लेकर पंपिंग सेट लगवाने की क्या ज़रूरत है। किसान कर्ज लेता है बीज लेने के लिए, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ट्रैक्टर के लिए, थ्रेशर्स के लिए, लेता है या नहीं लेता है। तो अगर सरकार इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता तो हमें ग्रामीण साख की ज़रूरत नहीं होती। एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज has deficit in agriculture sector,
सो रूरल क्रेडिट का कोई विंडो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो रूरल क्रेडिट के सोर्सेस ये हैं। अब उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं रिसेंट के किसी ने नहीं लिखा है, किसी ने नहीं लिखा। देखो नाबार्ड, आरआरबी या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इसमें बहुतों में सब में नए नए इनपुट्स हैं, लेकिन किसी ने अपने नोट्स को अपडेट नहीं किया है। 6th JPSC वाला नोट्स, टॉपर्स का नोट्स घूम रहा होगा, हो सकता है कहीं से वहीं से कट पेस्ट हुआ है। नाबार्ड में पेड अप कैपिटल बढ़ा है 6 गुना, किसी ने नहीं लिखा है। आरआरबी में बढ़ाया, सरकार ने नया कदम किया, उसमें बढ़ाया 2000 से 5000 करोड़ कर दिया। वहाँ नाबार्ड में 6000 करोड़ से 30,000 करोड़ कर दिया। ये सब किसी ने लिखा ही नहीं। तो पहले आप 1 बाय 1 करके साख जब बताते हैं तो नाबार्ड से शुरू करते हैं, आरआरबी से शुरू करते हैं, घरेलू बैंकिंग सिस्टम में केसीसी देते हैं। और केसीसी में जो इनोवेशन हुआ, केसीसी पहले कंज्यूमर लोन देता था, प्रोड्यूसर लोन देता था, अब वो कंज्यूमर लोन भी देने लगा। ये सब किसी ने नहीं लिखा। केसीसी का कितना, केसीसी किसने बांटा, कुछ डाटा तो दो, आपके पास है ही नहीं, दिया ही नहीं ये सब। उसके बाद केसीसी से निकले, चलो एक अल्टरनेट आया माइक्रो फाइनेंस, जेनेसिस बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ऐसा लगा कि क्रांति लेकर आएगा ये। इसका कंसेप्ट ही यही था कि किसानों को कम ब्याज पे, महाजन, एक इसमें महाजन छूट गया जी, एक ट्रेडिशनल सोर्सेस महाजन भी बतलाना है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इसलिए लाया क्योंकि महाजन से किसानों को मुक्ति मिले। इसको कहा गया कि तुम किसानों को कम ब्याज पे, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है देखना, किसानों को कम ब्याज पे लोन दो। इसको कहा कम ब्याज पे लोन दो, तो किसान को देता था महाजन 28% पे, तो माइक्रो फाइनेंस देने लगा 27% पे। बताओ क्या एहसान कर दिया? कोई एहसान किया? इसने जो सिस्टम था उसमें लूपहोल्स था, उसको यूज कर लिया। आपने देखा होगा कि किसान ट्रैक्टर के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, मर गया। तो क्यों भाई? तो वो कर्ज नहीं चुका पाया। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में स्कोप बहुत था। यहां पर है अकाउंट फॉर द रोल, भूमिका, कैन प्ले इन पॉवर्टी एलिविएशन। इसका रोल बहुत था, इंपॉर्टेंस बहुत था। इसको एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव के साथ इंट्रोड्यूस किया गया कि आपको किसानों को महाजनों से सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करवाना है। और इसका सक्सेसफुल जो एक्सपेरिमेंट था ऑलरेडी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने करके दिखाया है, वहां ये सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में प्रोडक्शन के पे लोन ना देकर कंजम्पशन पे लोन देने लगे। कुछ हमारी रूरल कल्चर ऐसा है जिसकी वजह से किसानों का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खर्च हो गया और किसान कर्ज के जाल में, माइक्रो फाइनेंस के जाल में फंस गए। तो इसकी भूमिका तो यह है कि ये किसान किसी कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है, लेकिन इसके यूजेज ऐसे गलत हो गए जिससे हमारे लिए ये उल्टा असर पड़ गया। तो अब इसको क्लैरिफाई करते हुए कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में अभी एक्चुअली इसमें एक एक्ट आने वाला है, इसलिए मैंने ये पूछा है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में एक कानून पास किया जाएगा, इसमें कुछ संशोधन किए जाएंगे और संशोधन अभी ऐसा संभावना है कि आएगा वो एक्ट। तो अब यही लिखना है कि माइक्रो फाइनेंस हैज पॉसिबिलिटीज, आपके एग्रीकल्चर को पूरा कायाकल्प करने की क्षमता रखता है अगर सस्ते दर पर लोन मिलता है तो। लेकिन इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क डिसाइड करने होंगे। नोट्स में वो कमियां माइक्रो फाइनेंस की लिखी हुई है, उसके सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, उसको देखिए, पूरा का पूरा वहां से कॉपी पेस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे, प्लेन क्वेश्चन था ये, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन हैज प्रूव्ड टू बी डबल एज सोर्ड। डबल एज सोर्ड, दो धारी तलवार, by simultaneously creating opportunities as well as new set of challenges। डबल एज सोर्ड, दो धारी तलवार। एक तरफ जहां चैलेंजेज हैं वहां अपॉर्चुनिटीज भी है। दो धारी तलवार, दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन में ही, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज। ग्लोबलाइजेशन में चैलेंज भी है तो अपॉर्चुनिटीज भी है। और यहां पर यह लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज प्रूव्ड टू बी ए डबल एज सोर्ड। इसका मतलब भारत को अगर कुछ हानि हुई है तो कुछ फायदा भी हुआ है। गेटिंग और नॉट?
हैज प्रूव टू बी डबल एज सोर्ड। तो आप ये जो प्रूव टू बी है, तो इसको इंट्रोडक्शन में आप एक्सप्लेन करेंगे या नहीं कि इंडिया को क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। सबसे पहले इसमें ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन, और ये जो है प्रूव टू बी ए डबल एज सोर्ड, तो इसमें लिखेंगे हम कि इंडिया को कैसे फायदा हुआ है और कैसे नुकसान हुआ। अब इंट्रोडक्शन में लिखना है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, तो हम सेक्टर पकड़ लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में बेनिफिट हुआ है ग्लोबलाइजेशन से। क्या हुआ है एग्रीकल्चर में बेनिफिट? HYV सीड्स मिल गया, बीज मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गई। उसके बाद घाटा क्या हुआ है? कंपटीशन क्रिएट हो गया हमारे फार्मर्स के लिए, सब्सिडी कम करना पड़ रहा है ना। और फायदा एक ये भी हुआ है कि मार्केट अवेलेबल है हमारे पास। गेटिंग और नॉट? इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन हैज डबल एज सोर्ड, प्रूव टू बी डबल एज सोर्ड फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ challenges and opportunities. If we are talking about agriculture, then agriculture has some benefit and some opportunities and some challenges. दोनों को लिखिए कि पहले ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन, फिर अभी ये वैश्वीकरण से, अभी इस ग्लोबलाइजेशन से हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में ये फायदा हुआ है और ये नुकसान हुआ है। उसी तरह हमारे इंडस्ट्री क्षेत्र में ये फायदा हुआ है, ये नुकसान हुआ है। हमारे सर्विस सेक्टर में ये फायदा हुआ है, क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है आपका, हमारा ये फायदा हुआ। इस तरह से प्रूव्ड कर दिया आपने कि आपने ये दिखा दिया कि आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं। इसका मतलब हमारे इस ग्लोबलाइजेशन से, इस वैश्वीकरण से इंडिया में अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों आए हैं, ये आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। उसके बाद कह रहा है डिस्कस, तो डिस्कस को तो मैंने पहले ही बता दिया। इन्वेस्टिगेट, चर्चा करनी है। अगर कुछ कांड हुआ है तो उसका चर्चा करेंगे, तो बाल का खाल निकालेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो चर्चा करो। क्यों चर्चा करो? क्या चर्चा? तो कोई हेडिंग दे रहा पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कोई हेडिंग दे रहा निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्यों दे रहे हो भैया, क्यों दे रहे हो पॉजिटिव इफेक्ट्स और निगेटिव? कभी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा है पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट्स। वो आपको डबल एज सोर्ड कह रहा है, आपको वो बतलाना है, आपको बतलाना है डबल एज सोर्ड। तो आप डिस्कस करो वन बाय वन, सेक्टोरल। आप एग्रीकल्चर को पकड़ लो, फिर डिटेल से बताओ। इंडस्ट्री को पकड़ो, डिटेल से बताओ। इंडस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन का क्या फायदा हुआ है? FDI आया, नए नए इंडस्ट्री डेवलप हुए। आज मोबाइल बनाने वाली 170 प्लस कंपनियां हैं, पहले मोबाइल बनाने वाली कंपनी नहीं थी। आज की डेट में वैश्वीकरण से हम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे आइडियाज हम निकाल कर लेकर आ रहे हैं। These all initiative, these all ideas came because of globalization. जब कोरोना आ गया, सप्लाई साइड बॉटलनेक्स आया, चाइना से माल अवरोध होने लगा, तो मोदी ने बीच में ही कहा आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत हम लोग तीसरे प्लान से बोल के आ रहे हैं, लेकिन फिर आज आत्मनिर्भर भारत क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन दो धारी तलवार है, ये हमें समझ में आने लगा। वैश्वीकरण का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये कोरोना में हमें समझ में आने लगा, जब हमारा सप्लाई साइड बॉटलनेक्स डिस्टर्ब हुआ। तो हमने इंडस्ट्री में कहा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। कहा या नहीं कहा? कोरोना के बीच में प्राइम मिनिस्टर कहता है आत्मनिर्भर भारत। बहुत लोग तो हंसने वाले हंस रहे थे, लेकिन इसका बैकग्राउंड यही था कि ग्लोबलाइजेशन डबल एज सोर्ड है। अगर आप सिर्फ निर्भर रहते हैं आप किसी पर, तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इंडस्ट्री में ये बातें लिखेंगे आप। फिर सर्विस सेक्टर में टिल येट इंडिया हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन इन सर्विस सेक्टर। अभी तक भारत को फायदा ही फायदा हुआ। आप लोगों को पता है जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है। पूरा बीपीओ वगैरह से हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कब तक? क्या ये सस्टेनेबल है? क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ कॉलिंग पे ही करवाएंगे काम? सर्विस डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना, आपको सीए नहीं तैयार करना, आईएएस नहीं बनाना। लोकल सेवा हम लोग दे रहे हैं अपने जनरेशन्स को। लोकल सेवा देने का मतलब लोकल लोगों को स्किल्स दे रहे हैं, उनको डॉक्टर, पेशेवर वकील बना रहे हैं। इन सब चीज़ों पर है ध्यान। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ वी हैव हायर एजुकेशन फॉर हायर एजुकेशंस? कितना बनाया हमने? सेवा तो ऐसे ही देंगे ना, बढ़िया बढ़िया वकील बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया प्रशासक बनाएंगे। है कोई इस तरह का अचीवमेंट हमारे पास?
नहीं तो क्या करते हैं, 12th पास करता है बच्चा, अंग्रेजी बोलने जाता है, जाओ जी गुड़गांव में कॉल सेंटर में काम करो। इस तरह की सर्विस पर हम अभी टिके पड़े। तो टिल येट वी बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, लेकिन बट इफ एनी प्रॉब्लम अकर्स टू दिस थिंग इट विल बी इनक्यूरेबल। आप अपने जनरेशन को बेटर स्किल दीजिए, बेटर सर्विसेज दीजिए, ताकि ये आपकी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन हमने अभी तक सेवा की कैपेसिटी को सिर्फ फॉरेनर्स को कैटर किया है, हम तो यहाँ के लोगों को सेवा दे ही नहीं रहे। इसका मतलब अभी जितना आपका सेवा से आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा आ सकता है। अब ये हो गया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज। अब सोशल सेक्टर को उठा लो। ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक सेक्शन आपने डिस्कशन कर लिया, कुछ सोशल सेक्टर कर लो। बुजुर्गों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर क्या नुकसान है ग्लोबलाइजेशन का और क्या फायदा। एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन 2 to 3 लाइन्स। फिर लास्ट में सम अप कर दो कि सारे चीज देखने से दो धारी तलवार है। अगर इसका हमने जुडिशियली इफेक्टिवली यूज नहीं किया तो ग्लोबलाइजेशन हमें फ्रूटफुल हमारे लिए नहीं। और तब आप कंक्लूजन में एक टर्म दोगे, फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात करोगे, न्याय संगत वैश्वीकरण। व्हाट इंडिया नीड्स, नॉट डबल एज सोड। इस तरह से हमें चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज अब अवगत हो गए। तो व्हाट इंडिया नीड्स, फेयर ग्लोबलाइजेशन, न्याय संगत वैश्वीकरण। न्याय संगत वैश्वीकरण चाहिए और ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। अगर इस हिसाब से आप आगे बढ़ते हो तो आपको फायदा होगा। क्लियर है? चलिए हाँ, अब ये क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन से संबंधित। डिस्कस द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ झारखंड रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिविएशन and discuss the achievement of these schemes in the context of recent MPI report of UNDP। आपको पहला ही पार्ट एक्सप्लेन करना है, डिफरेंट स्कीम्स ऑफ झारखंड रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिवेशन। गरीबी दूर करने के लिए सरकार का क्या क्या स्कीम है। अगर कोई पढ़ा है तो आराम से लिखेगा। गरीबी दूर करने वाले में भाई रोजगार के लिए भी सरकार ने कोई पहल किया है तो वो भी तो आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपके पास योजनाओं की तो कमी होने वाली नहीं। बिरसा ग्राम हरित योजना से लेकर फूलो झानो योजना, जितना योजना है बहुत है। इसका मतलब एक चीज क्लियर है, लेकिन इसके साथ आप लोगों ने जस्टिस नहीं किया। ये कह रहा है कि डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ दीज स्कीम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस रिपोर्ट। आपको ये इंट्रोडक्शन बनाना था, ये आप लोगों ने नहीं समझा। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ दीज स्कीम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस, क्योंकि झारखंड के सामने एक रिपोर्ट है 2006 से 2016 तक का, जिसमें उसने गरीबी कम किया है। हालांकि वो गरीबी इतनी कम नहीं है जिसमें हम पटाखे छोड़ सकें, लेकिन फिर भी क्या है, गरीबी कम। तो उस रिपोर्ट को इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करोगे। जरूरी नहीं है कि ये पीछे लिखा हुआ है तो हम इसको पीछे ही लिखें, क्योंकि ये कह रहा है डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ दीज स्कीम। अब फुल स्टॉप लगा के फिर क्वेश्चन है, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ दीज स्कीम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस। इसका मतलब इस कंटेक्स्ट को तो आपको शुरू में कोट करना पड़ेगा। क्यों इसकी चर्चा है? क्योंकि गरीबी कम हुई है। तो रिसेंटली यूएनडीपी रिपोर्ट 2016 पब्लिश्ड इन 2019, झारखंड हैज रिड्यूस्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सो मच, दिस डाटा दे दिए। उसके बाद दिस ऑल अचीवमेंट, दिस ऑल क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट, दीज गवर्नमेंट स्कीम्स दोज आर गिवन बिलो। फिर एक एक स्कीम लिखिए और चार और जितना ये क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम लिख रहा होता तो ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में आराम से करता, इंट्रोडक्शन दे देता और तब तक लिखते रहता जब तक झारखंड घंटी न बजा देता जेपीएससी। बोलो इसमें 30 पॉइंट भी तुम लोग लिख सकते हो कि नहीं? ऐसा इंट्रोडक्शन देके जितनी योजनाएं हैं लिखते रहो। बाद में तो अगर 40 नंबर का है तो हो सकता है लास्ट में इतना लिख दो 8-10 पन्ने में बढ़िया से झारखंड को, इसमें 32-31 नंबर दे दे तुमको, है कि नहीं? तो इसमें है कुछ, लेकिन हमने अनजस्टिस कर दिया कि इस कंटेक्स्ट को नहीं समझ पाए। ये आपसे ये चूंकि अचीवमेंट है, इसके लिए इस कंटेक्स्ट के साथ आपको बताना है। तो आप इंट्रोडक्शन यहां से दीजिए और फिर कनेक्ट कीजिए और उसके बाद स्कीम से कनेक्ट कर दिया। इसलिए ये अचीव हुआ है क्योंकि हमारे पास ये सारे स्कीम्स। और फिर 1 2 3 पढ़ के जब तक घंटी नहीं बजती है लिखते रहिए।
and unemployment are two major challenges. Poverty and unemployment are two major challenges before Jharkhand. Explain the recent government efforts to eradicate poverty. Recent government efforts to eradicate poverty and create employment opportunities for Jharkhand youth. एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर टू मेजर चैलेंजेस बिफोर झारखंड. इस ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये दोनों जो है वो झारखंड के सामने क्या है, चुनौती है. इसका मतलब ये आपको कह रहा है, वो बता रहा है ना. तो आप इसको थोड़ा सा उसके लिए, उसके दिल को सेटिस्फेक्शन के लिए प्रूव कर सकते हैं. प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर टू मेजर चैलेंजेस. इसका मतलब यस सर, यू हैव सेड राइट थिंग्स. जेपीएससी, यू हैव सेड राइट थिंग्स. आपने सही बातें कही है कि ये तो समस्या है, और क्यों है तो उसकी चर्चा हम करेंगे. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर टू मेजर चैलेंजेस. क्यों? आप कृषि क्षेत्र को देख लीजिए. कृषि क्षेत्र में जो मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज है झारखंड का, क्या रूरल यूथ अट्रैक्ट हो रहा है कृषि से? कमी है या नहीं? आप इंडस्ट्री को देख लीजिए. आप रेलवे में भर भर के बेंगलोर भेज रहे हैं मजदूरों को, क्या यहाँ पर काम करने का अपॉर्चुनिटीज नहीं हो सकता है उसके लिए? तो आपने तो अपॉर्चुनिटीज डिनाई किया हुआ है यूथ के लिए. तो जहां स्कोप है आपने बंद किया हुआ है, तो उन स्कोप्स को खोलने की जरूरत है. तो आप इसको ये एक्सेप्ट करते हुए इंट्रोडक्शन में स्वीकार कीजिए कि ये पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर टू मेजर. आप डाटा दीजिए पॉवर्टी का, यहाँ पर एमपीआई वाला भी डाटा दे सकते हैं. एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ गरीबी कम हुई है, लेकिन अभी भी इतनी बहुआयामी गरीबी अभी भी है. आप अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा दे सकते हैं. कोरोना काल में 58% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था. लोग वीआईपी पे सो के आ रहे थे बम्बई और दिल्ली, यूपी से. और अभी भी जो रिसेंट डाटा है वो 13-14% का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आपके पास है. कुछ समय कोरोना के 58% के बाद मनरेगा में सबको काम देके 11% लाया, लेकिन अभी भी 14-15% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है झारखंड में. इसका मतलब आपने ये एक्सेप्ट किया कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर टू मेजर चैलेंजेस बिफोर झारखंड. डाटा देकर आपने प्रूव किया कि गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है. उसके बाद एक्सप्लेन द रिसेंट गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड क्रिएट. अब लिखिए कि रिसेंटली गवर्नमेंट हैज डन सो मेनी ऑफ थिंग्स, और एक पैराग्राफ में कंप्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन दीजिए सारे स्कीम्स का. लगभग 6-7 तो जरूर लिख दीजिए, और फिर लिखिए कि डिटेल में सारे स्कीम सब नीचे दिए गए हैं. इन डिटेल द ऑल दोज स्कीम्स आर गिवन बिलो. कभी भी विदाउट इंट्रोडक्शन पॉइंट शुरू मत कीजिए. सेकेंड पार्ट में भी है, लेकिन इसका भी भूमिका आपको बनाना है, क्योंकि एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट करना है. इसका भी इंट्रोडक्शन होगा, और उसमें कुछ बताना होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है. कुछ कंप्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन, कुछ पॉइंट्स स्कीम्स को देते हुए, उसके बाद जितने सारे स्कीम्स हैं आप लिख दीजिए. उसी तरह तब तक लिखते रहिए जब तक घंटी बज ना जाए. ऐसे आप लोगों को 10 मिनट पहले पेपर ख़त्म कर लेने का टारगेट लेना है. 10 मिनट पेपर जब पहले ख़त्म हो जाए तो एक बार बढ़िया से पेपर पलटिएगा, कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिएगा, और प्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा. जब ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो क्वेश्चन 1 का ए बढ़िया से लिखिए, बी बढ़िया से लिखिए. अगर आपके पास समय है तो वो जो एब्रिविएशंस कुछ है ऑप्शंस में वो भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले ए बी लिख दीजिए. बाद में समय बचेगा तो उसी 10 मिनट में आप वो काम कर सकते हैं. क्योंकि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग. आप पहले पहला का ए, पहला का दूसरा का बी ऐसे करके लिख लो, और जब पहले में 20 क्वेश्चन तुम दे रहे हो तो वो पन्ना अगर सपोज करो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है 1 से लेकर 20 तक, तो यहीं पर क्वेश्चन नंबर खंड बी का शुरू मत करो, वो पेज फिर छोड़ दो. कोशिश करो कि इस तरह से लिखें कि वो पूरा पेज हमारा ऑब्जेक्टिव कोई आंसर से भर जाए. फिर नेक्स्ट पेज में आप लोग बिल्कुल भी नहीं लिखते सेक्शन कौन सा है. सेक्शन लिखिए, खंड 2 है तो 2 लिखिए. उसका पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या और पहला होता है ना ऐसा. एक क्वेश्चन नंबर 1 या यहाँ पर दिया रहता और, तो आप जब लिख रहे हैं अगर और का लिख रहे हैं तो ये लिखिए ना क्वेश्चन नंबर 1 का और. ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते?
ऊपर में खंड 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? खंड 2 का हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। यार आंख अंदर चला गया तुम लोगों का कॉपी चेक करते करते, कुछ लिखता ही नहीं था, लग रहा है कि मेरे पे आसान कर रहा। अब हम ढूंढ रहे हैं कि कौन क्वेश्चन लिखा है। नंबर बिठाने में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं, तेजस्वी लोग हैं। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट पहले कर लेना है, 1 का बी 1 का डी ऐसे लिख के, बाद में समय मिलेगा तो हम उसको उस 10 मिनट में लिखेंगे। कीवर्ड्स को कुछ अंडरलाइन करना है, 5-5 पेज 4.5 पेज लिखने का टारगेट रखना है। अगर कहीं कंटेंट नहीं बन पा रहा है तो आप जो कंटेंट आपके पास है उसको लिख के सम अप कीजिए, जरूरी नहीं है उसके पीछे अनाप शनाप लिखने का, ठीक है। ऐसा हो सकता है, इकोनॉमिक्स में भी ऐसा है, साइंस में भी ऐसा है कि आपको किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होगा। काटा पीटी थोड़ा सा कम कीजिए, अगर गलती से काटा पीटी हो भी रहा है तो एक बार ऐसे काट दीजिए, ये नहीं कि ऐसे ऐसे घस दीजिए पूरा, ठीक है। ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिए। हाँ बोलिए। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अब इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हो। जहाँ पर तुम लिख रहे हो केंद्र सरकार प्रायोजित सारी स्कीमें ही चलती हैं, है ना, तो आप लिख सकते हो कि ये सब सारे केंद्र सरकार के सारे कार्यक्रम हैं, और राज्य सरकार का भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ये वाला टेस्ट देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट वाला आज रात गूगल मीट में कर लेंगे, ठीक है। उससे संबंधित हमने वैसे मॉडल में लिख के दे दिया है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग गूगल मीट में पूछेगा।